हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग अभी तक 8 लेक्चर कर चुके हैं। वो आठों के आठों लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो 9th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर रहे हैं हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हमने जो किया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हैं। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए और इंडिया हुए और उनके टाइम पे जो भी मेन इवेंट हुए वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं। और वॉइसरॉय में भी हम फर्स्ट वॉइसरॉय कर चुके हैं, लॉर्ड कनिंग। और सेकंड वॉइसरॉय से स्टार्ट करेंगे, लॉर्ड इल्गिन, देन लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड नॉर्थब्रोक एंड लॉर्ड लिटन। ये सारे के सारे वॉइसरॉय करेंगे और इनके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वो इंपॉर्टेंट इवेंट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम कुछ इवेंट ऐसे देखते हैं जहां पे हम डिटेल में जाते हैं और कुछ इवेंट्स को हम सुपरफिशियली करते हैं। तो ये चीज़ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में हमें डिटेल से बताना है तो मैं उसकी डिटेल कवर करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि उसके बारे में सुपरफिशियल बताने से काम चल जाएगा तो मैं उसको सुपरफिशियली रखता हूँ। ये सारा का सारा जो करता हूँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पे कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहाँ तक पूछा गया है। पिछले कम से कम ये लगाओ कि 20 साल के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पेपर हैं वो सारे के सारे मैंने किए हुए हैं। तो उसके बेस पे कहाँ तक पूछा जा सकता है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली कवर कर लेता हूँ। तो आप ये मत समझना कि कुछ इवेंट्स को हम सुपरफिशियली कवर कर रहे हैं और कुछ को डिटेल में कवर कर रहे हैं। बिकॉज हिस्ट्री में अगर आप हर एक इवेंट को डिटेल में कवर करोगे तो हिस्ट्री को आप कभी भी एंड नहीं कर सकते। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा चलता ही रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको वही चीज़ करनी है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं, प्रीवियस 20-25 साल में पूछी जा चुकी हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या फिर वो एचसीएस का पेपर हो या फिर यूपी पीसीएस का पेपर हो या किसी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम का पेपर हो। तो हम उन्हीं इवेंट्स पे ज़्यादा डिटेल में जाते हैं जिन इवेंट्स पे डिटेल में पूछा गया है कभी ना कभी, या फिर उन इवेंट्स के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में गिवन है। अदरवाइज हम बाकी इवेंट्स को सुपरफिशियली कवर करने वाले हैं, वो उतना ही सफिशिएंट आपके लिए। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉर्ड इल्गिन से कि लॉर्ड इल्गिन के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। लॉर्ड इल्गिन के टाइम पे एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो हमें कवर करना है, वो था वहाबी मूवमेंट का स्प्रेशन। वहाबी एक मूवमेंट था जिसको स्प्रेस किया था लॉर्ड इल्गिन ने 1862 में। ये वहाबी मूवमेंट क्या था? ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जहां पे इस्लाम की टीचिंग्स जो हैं, इस्लाम की प्रीचिंग्स जो हैं, ओरिजिनल जो इस्लाम में लिखा हुआ था उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, वैसे वैसे जो और रिलीजन से, जैसे हिंदुइज्म था, मुस्लिम्स थे, सिखिज्म से, जो उनकी टीचिंग थी वो धीरे धीरे स्प्रेस होती गई सारी की सारी। तो ऐसे ही मुस्लिम्स जो टीचिंग थी, जो ओरिजिनल टीचिंग थी, वो भी स्प्रेस होने लगी। तो उन टीचिंग्स को रिवाइव करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था, जिस मूवमेंट का नाम था वहाबी मूवमेंट। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अरब नेशन से और इसको स्टार्ट किया था अब्दुल वहाब नाम के एक पर्सन ने। वहीं से इसका बोला जाता है वहाबी मूवमेंट। उनकी टीचिंग्स पे बेस्ड होता था। उसके बाद में उसका प्रचार प्रसार, उसकी प्रीचिंग्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके शाह वहाबुल्लाह ने। तो ये दो पर्सन इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अब इंडिया में जो वहाबी मूवमेंट का सेंट्रल पॉइंट था वो था पटना के अराउंड, और यहाँ पे इसको लीड करने वाले थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ने इंडिया में इसको लीड किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो बेसिकली क्या था कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, तो ऑब्वियस है ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये खुल के ब्रिटिशर्स के सामने आ गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिहाद छेड़ दिया। तो वहां से ब्रिटिशर्स ने मान लिया कि जो वहाबीज हैं वो ट्रेटर हैं और रेबल्स हैं, तो हमें उनको हटाना पड़ेगा। तो वहां से उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए, एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन चलाए और फाइनली आके लॉर्ड इल्गिन ने 1862 में इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था। तो इस मूवमेंट के बारे में हमें इतना अगर पता है, इन सब पर्सन्स के नाम जो इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ स्टार्ट हुई थी, क्या मूवमेंट थी ये, ठीक है, और किसने इसको सप्रेस किया था, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अब पढ़ने को तो हम इस मूवमेंट की कितनी भी डिटेल में जा सकते हैं। सो लॉर्ड इल्गिन के बारे में आपको यही मेन इवेंट ध्यान रखना है कि इनके टाइम पे वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया गया था।
देन उसके बाद नेक्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो आए वो आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे क्या हुआ, एक तो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ भूटान वॉर। हमने इससे पहले भी कई सारे फॉरेन वॉर पढ़े हैं, एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। दूसरा इवेंट क्या हुआ था इनके टाइम पे, हाई कोर्ट्स बनाए गए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में। अगर आपको ध्यान है इन्हीं 3 प्लेस पे यूनिवर्सिटी बनाई थी लॉर्ड कनिंग ने। ये हमने जब लॉर्ड कनिंग के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था 1857 में इन्होंने इसी टाइम पे यूनिवर्सिटीज बनाई थी इन 3 प्लेसेस पे, तो वो इवेंट भी आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने हाई कोर्ट बनाई इन 3 प्लेसेस पे 1865 पे। देन जो और फॉरेन वॉर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, एंग्लो नेपाल वॉर पढ़ चुके हैं जो 1814 से 1816 में हुआ और ट्रीटी ऑफ सोगाली के बाद वो एंड हो गया था। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए हम इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं क्लासेस में। बर्मीज वॉर जो हुआ, 2 बर्मीज वॉर हुए थे। फर्स्ट बर्मीज वॉर हुआ 1824 से 1826, ट्रीटी ऑफ यानदाबो के साथ वो खत्म हुआ और लॉर्ड एमरेस्ट जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस टाइम पे। देन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है ये 1839 से 1842 हुआ था और लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने किया था तो एक बार आप चेक कर लेना, शायद हमने 1936 से 42 कर लिया था। ठीक है, तो आपको वहां पे आप इसको चेंज कर लेना, 1839 से 42 हो जाएगा। और लॉर्ड ऑकलैंड थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गई थी आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है। फर्स्ट गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट होती थी उसको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। और ऐसा बनने वाले पहले पर्सन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। देन बर्मीज वॉर सेकंड हुआ 1852 में और उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये इंपॉर्टेंट वॉर्स में एक और फॉरेन वॉर ऐड कर लेना, भूटान वॉर, और ये हुआ था जॉन लॉरेंस के टाइम पे। और दूसरा हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ये चीजें जो इवेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे अगर कॉपी में, तो ही ये हेल्पफुल है। आप इनको नोट डाउन करो और फिर एक बार फिर से दोबारा से लेक्चर को रिवाइज करो। आप शॉर्ट्स जितना हो सके उतने ब्रीफ नोट्स बनाने की कोशिश करो इन लेक्चर्स को देख के। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक उनका बेनिफिट नहीं लगेगा। देन लॉर्ड मायो, नेक्स्ट वायसराय जो इंडिया के आए वो थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के टाइम पे कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। एक तो इनके बारे में यही पूछा जाता है कि ये राजकोट कॉलेज इन्होंने ओपन किया था काठीवार में। ठीक है, तो ये राजकोट कॉलेज पूछ लेते हैं किसने ओपन किया था। ऐसे ही इन्होंने एक मायो कॉलेज ओपन किया था, तो ये मायो कॉलेज का प्लेस पूछ लेते हैं कि कहाँ पे इन्होंने ओपन किया था। और दूसरा ये मायो कॉलेज खोलने का इनका पर्पज क्या था, पर्पज था पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। जो इंडियन प्रिंस थे उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए मायो कॉलेज खोला गया था। बेसिकली ब्रिटिशर जो है वो इंडियन प्रिंसेस के साथ जितने अपने रिलेशनशिप को अच्छे कर सकते थे उतना अच्छा बनाना चाहते थे। देन इन्हीं के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इनके टाइम का इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहां से हम एक चीज और भी देख लेते हैं कि एक इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में जो अभी है फिलहाल। ठीक है, ये इंडियन जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है इसको स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे वो थे पीसी महालनोबिस। ये पीसी महालनोबिस को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये स्टार्ट करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उन्होंने एक चीज में और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो था सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर जो प्लान है वो इन्हीं के नाम पे। ये 5 ईयर प्लान क्या है, बेसिकली नेहरू जो है, जिस टाइम पे नेहरू पीएम थे तो वो एक प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया था। और ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था, ये 5 ईयर में इंडिया में क्या क्या होगा आने वाले टाइम में उसकी प्लानिंग करते थे। तो ऐसा ही पहला 5 ईयर प्लान बना था 1951 से 1956 तक। ठीक है, और सेकंड बना था 1956 से 1961 तक। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना था वो पीसी महालनोबिस ने बनाया था। तो ये भी इनसे रिलेटेड है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ऐसे टोटल जो प्लानिंग कमीशन ने टोटल 12 प्लान बनाए थे इंडिया में। और जो 12th प्लान था उसका टाइम पीरियड था 2012 to 17।
ये 12th 5 ईयर प्लान था। इसको बीच में ही रोक दिया जब मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग। तो नीति आयोग को बनाया गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पे। प्लानिंग कमीशन की जगह पे ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, तो स्टेट पीसीएस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस क्वेश्चन को पूछने की जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका होता है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग जो है वो किसको रिप्लेस किया है उसने, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। ये प्लानिंग कमीशन कहां से लेके, कौन लेके आया था इंडिया में? नेहरू। कहां से लेके आए थे? यूएसएसआर। उस टाइम पे जो आज का रसिया है उस टाइम पे वो यूएसएसआर होता था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। मतलब यूएसएसआर एक बड़ा हिस्सा था जिसमें जो 1991 में टूट के उसमें से काफी सारी छोटी छोटी कंट्री बन गई और एक बड़ी कंट्री बनी जिसको बोलते हैं हम आज के टाइम पे रसिया। तो उस टाइम के यूएसएसआर से नेहरू ये 5 ईयर प्लान लेके आए थे और उन्होंने इंडिया में इनको इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो वहां से हमने देखा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो बनाया था वो पीसी महालनोबिस ने बनाया था और पीसी महालनोबिस को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फादर बोला जाता है, इनका जनक बोला जाता है। और ये कलकत्ता में है इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखना है। और ये जिसके अंदर आता है वो है मोस्पी। अब ये मोस्पी क्या है? ये एक मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ऐसे ही मोस्पी है, मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी के जो हमारे मेन जो मिनिस्टर हैं वो हैं सदानंद गौड़ा। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि मिनिस्टर कौन है, ठीक है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो ये ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मोस्पी के अंदर आता है। और ये सारा का सारा हमने रिलेट किया है स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो दिया था लॉर्ड मायो ने, वहां से। देन लॉर्ड मायो ने क्या किया इसके बाद? इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि जो ब्रिटिशर्स का मेन सेंटर पावर होता था बंगाल, और बंगाल से जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे या फिर लोकल प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस या फिर लोकल प्रोविंस थे, वहां पे उन्होंने फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ की आप लोग भी फाइनेंस उन लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर दिया कि आप उस पैसे को कैसे यूज कर सकते हो वो देखो। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी और ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कई बार पूछा जा चुका है। देन और उनके टाइम पे क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बनाए गए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये भी इनके टाइम की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। देन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे। स्टेट रेलवे इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड मायो ने, और वैसे रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था और पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो चली मुंबई और थाने के बीच में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सेंसस जो है वो इन्हीं के टाइम पे कंडक्ट किया गया था 1872 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था कि पहली बार जो सेंसस काउंट किया गया था। अभी हमारे यहाँ पे जो सेंसस काउंट होता है वो 10 ईयर में काउंट होता है। सेंसस जो काउंट होता है वो 10 ईयर में काउंट होता है, हर 10 साल के बाद। जैसे 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होगा। अभी जो करंट ईयर चल रहा है तो इसमें सेंसस होगा। जो सेंसस जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी सेंसस कंडक्ट होना है 2021 में, तो पूछा जा सकता है कि सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? तो सेंसस जो कराती है होम मिनिस्ट्री कराती है और हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ठीक है। ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखनी है। देन उसके बाद जो लॉर्ड मायो के बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लॉर्ड मायो पहले ऐसे ब्रिटिश वाइसराय थे जिनको असैसिनेट किया गया था, ठीक है। और असैसिनेशन कहाँ पे हुआ था इनका ये भी ध्यान रखना है, अंडमान में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था और किसने किया था, ठीक है। ये एक मुस्लिम पर्सन थे, शेर अली अफरीदी, ठीक है। तो इन्होंने इनको असैसिनेट किया था। उस स्टोरी में नहीं जाएंगे हम कि क्यों असैसिनेट किया था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे अगर हम स्टोरी में जाने लगे तो कितनी स्टोरी में जाते रहे, ठीक है। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं लॉर्ड मायो के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रोक के बारे में। लॉर्ड नॉर्थब्रोक के टाइम पे भी एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने किया था लॉर्ड इल्गिन के टाइम पे वहाबी मूवमेंट को स्प्रेस किया था उन्होंने, तो ऐसे ही लॉर्ड नॉर्थब्रोक ने कूका मूवमेंट को स्प्रेस किया था। ये कूका मूवमेंट क्या था? बेसिकली जैसे वहाबी मूवमेंट मुस्लिम्स
को रिवाइव, मुस्लिम का रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, तो ऐसे ही ये सिख्स का रिवाइवल मूवमेंट था, सिख का एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, ठीक है। कुका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? उनको बोलते थे नामधारी। नामधारी एक सेक्ट था सिखिज्म में। सेक्ट क्या होता है? जैसे बुद्धिज्म एक सेक्ट था, जैनिज्म एक सेक्ट था, ठीक है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग बाबा होते हैं, जैसे निर्मल बाबा थे, अलग अलग बाबा होते हैं, तो ये सब ये सेक्ट होते हैं। जो एक अलग रिलीजन बना लेते हैं उसको बोलते हैं सेक्ट। तो ये हिंदुइज्म में ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट होते हैं आजकल, तो ऐसे ही उस टाइम पे सिखिज्म में एक सेक्ट था ये नामधारी, ठीक है। तो ये क्या किया था इन लोगों ने? एक रिलीजियस ग्रुप बनाया था, और ये रिलीजियस ग्रुप बनाया था राम सिंह के अंडर में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका लीडर, कि कुका मूवमेंट का लीडर कौन था? राम सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें बेसिकली क्या हुआ था? सिख जो एंग्लो सिख वॉर हुए थे, हमने पढ़ा था, 2 एंग्लो सिख वॉर हम पढ़ चुके हैं। 2 एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख जो है वो कंप्लीटली अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर चुके थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे। तो सिख रूल जो था उसको रिस्टोर करना चाहती थी ये मूवमेंट, ठीक है। और जो भी फॉरेन पावर थी इंडिया में उनको बाहर निकालना चाहता था। तो कुकाज जो है वो ड्रेस जो पहनते थे वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते थे, ये पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है, हैंड वोवन होते थे, और बाइकआउट करते थे जितने भी ब्रिटिश एजुकेशन है या फॉरेन जितने भी प्रोडक्ट्स थे या लॉज थे उनको ये बाइकआउट करते थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा ऐसे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं धीरे धीरे, तो ब्रिटिशर्स ने राम सिंह को कैप्चर किया और उनको एग्जाइल कर दिया रंगून में। अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था एक लेक्चर में कि रंगून में बहादुर शाह जफर को भी एग्जाइल किया था। ये बहादुर शाह जफर कौन थे? लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 बहादुर शाह को उन्होंने एग्जाइल कर दिया था रंगून में, और सिमिलरली राम सिंह को एग्जाइल कर दिया रंगून में, और 65 अदर कुकाज को ब्लोन अवे, मतलब उनको मार डाला बाय यूजिंग कैनन्स। तो इससे ये मूवमेंट लगभग स्प्रेस हो गया था। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये कुका मूवमेंट है, एक ऐसा ही सिमिलर साउंडिंग मूवमेंट हम और करेंगे, कुकी मूवमेंट, ठीक है। उसको डिटेल में तब कर लेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी जहां पे हमें उसकी, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लो कि कुकी मूवमेंट जो हुआ था वो हुआ था मणिपुर में, और कुका मूवमेंट हुआ था पंजाब में। तो कई बार क्वेश्चंस कैसे आएगा कि आपके पास मल्टीपल मूवमेंट्स होंगे और उनके प्लेस गिवन होंगे या उनके लीडर्स के नेम, या तो प्लेस का नाम या लीडर का नाम, कौन लीड कर रहा था और मूवमेंट, और आपको मैच करना होगा। तो ये मैचिंग क्वेश्चन हमेशा ही फेवरेट रहे हैं यूपीएससी के भी और स्टेट पीसीएस के भी, ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। तो ये कुका मूवमेंट आपको ध्यान रखना है लॉर्ड नॉर्थब्रोक के टाइम पे। एक इनके टाइम पे जो दूसरा और एक इंपॉर्टेंट इवेंट आप मान सकते हुआ था, वो प्रिंस ऑफ वेल ने 1875 में विजिट किया था यहाँ पे। देन तो ये 1875 के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जो हम पढ़ेंगे, कि इसी टाइम पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मेरे ईयर से याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो भी की थी 1875 में, ठीक है। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब रिफॉर्म मूवमेंट्स को अलग से पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वॉइसरॉय करेंगे हम लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जब वॉइसरॉय बन के इंडिया में आए तो इन्होंने सबसे पहले आते ही सबसे पहला काम जो किया, इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती थी उसमें एक रिफॉर्म किया। इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि चार्टर एक्ट 1853 जब आया था तो इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को ओपन कर दिया गया था कि कोई भी उस एग्जाम को दे सकता है। और ये चार्टर एक्ट 1853 जो था ये लास्ट चार्टर एक्ट था। टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। 1793 में पहला, 1813 में दूसरा, 1833 में तीसरा और 1853 में चौथा। 20-20 साल के बाद ये आते थे। ये चार्टर एक्ट कुछ नहीं थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बनाती थी वो इन चार्टर एक्ट्स में लिख के देती थी, ठीक है। तो पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में। सेकंड चार्टर एक्ट जब आया था तो अगर आप लोगों को याद हो तो कंपनी की जो मोनोपोली है उसको एंड कर दिया था सेकंड चार्टर एक्ट ने। थर्ड चार्टर एक्ट ने जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कमर्शियल फंक्शन को अबोलिश कर दिया था और उसको एक पॉलिटिकल बॉडी बना दिया था कंप्लीटली। और 1853 के बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबोलिश कर दिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश के जो किंग और क्वीन है उन्होंने इंडिया के रूल को अपने अंडर में ले लिया था।
तो एक रिफॉर्म हुआ था इंडियन सिविल सर्विसेज में 1853 में। इन्होंने क्या किया, जो एज लिमिट होती थी सिविल सर्वेंट्स की उसको आके कम कर दिया। जैसे आज के टाइम पे अगर आप यूपीएससी देते हो या कोई यूपीएससी देते हो जैसे, तो आपकी जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज लिमिट होती है 32 ईयर्स की, आप 32 साल तक ही दे सकते हो। या फिर स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें मैक्सिमम जनरल में होती है 42, ठीक है, कहीं कहीं वेरी भी कर सकती है। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम एज होती थी वो होती थी 21। तो उस 21 ऑलरेडी कम थी, लेकिन उसको भी और कम कर दिया इन्होंने, 19 ईयर कर दिया था। ये करने का रीजन ये था कि ये लॉर्ड लिटन ये चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे इनमें मैक्सिमम ब्रिटिशर्स जाएं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर था। तो वहां पे जो पर्सन थे वो इस एज तक इतने कैपेबल हो जाते थे कि आईसीएस के एग्जाम को क्लियर कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट इस एज तक इतने कैपेबल नहीं होते थे कि वो आईसीएस एग्जाम को क्लियर कर पाए। एक दो को छोड़ दिया जाए जिन्होंने किया भी, लेकिन मैक्सिमम जो है उसको क्लियर करने के क्या उनका ये लगा लो कि वहां तक का उनका वो एजुकेशन नहीं मिला होता था उनको कि वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को और ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए इस सिविल सर्विस एग्जाम की एज को ही डिक्रीज कर दिया था। ये इसका रीजन था, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कि पूछा जाता है कि कौन से वॉइसरॉय ने सिविल सर्विस एग्जाम की एज को डिक्रीज कर दिया था, तो वो थे लॉर्ड लिटन। देन लॉर्ड लिटन के टाइम पे फेमाइन आया था, सूखा पड़ गया था, मतलब भुखमरी आ गई थी, ठीक है। कहाँ आई थी, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, इन जगह पे। जगह के नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जो ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पीरियड पे फेमाइन आया था। और जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, तो उस टाइम पे इन्होंने फर्स्ट फेमाइन कमीशन बनाया था इंडिया में, कि देखने के लिए कि ये क्यों आया, इस अगर आगे ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसका नाम था रिचर्ड स्टार्चे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फेमाइन कमीशन कौन सा बना था, तो वो बना था रिचर्ड स्टार्चे का, ठीक है। ये पर्सन थे जो उसके चेयरमैन थे। किसने बनाया था, लॉर्ड लिटन ने बनाया था। देन 1876 में ही जो क्वीन ऑफ विक्टोरिया थी उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था, केसरिये हिंद और क्वीन इंप्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रॉयल टाइटल एक्ट आया था एक, तो पूछ सकते हैं रॉयल टाइटल एक्ट किनके टाइम पे आया, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया। उन्होंने क्या किया, क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल एज्यूम किया केसरिये हिंद का और क्वीन इंप्रेस ऑफ इंडिया। देन लॉर्ड लिटन के टाइम पे ग्रैंड दिल्ली दरबार लगा फर्स्ट दरबार था ये। इसके बाद दो और लगे 1903 में और 1911 में। बेसिकली ये ग्रैंड दिल्ली दरबार क्या होते थे कि ब्रिटिश में जो था वो मोनार्क सिस्टम था। मोनार्क का मतलब वहां पे किंग और क्वीन का रूल होता था, ठीक है। उसके नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी। तो किंग और क्वीन जब वहां पे चेंज होते थे, ब्रिटेन में जब कोई नया किंग या क्वीन आती थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में ग्रैंड दरबार लगाया जाता था। मतलब एक मास गैदरिंग होती थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, बस उसी को बोला जाता है ग्रैंड दिल्ली दरबार। तो ये 3 टाइम पे ऐसा हुआ था कि वहां पे किंग और क्वीन बदले, 1877 में, 1903 में और 1911 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहां पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम वो होता है जब हेड ऑफ स्टेट कोई नॉमिनेटेड पर्सन होता है। ये हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब भी हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेटेड होगा तो उसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम है। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, मतलब उसको चुनेंगे। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पीएम। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर पूछा जाए तो वो पीएम है। हमारे यहाँ पे दोनों ही इलेक्टेड होते हैं। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड है तो वो तो डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है। और डेमोक्रेसी का दूसरा मतलब ये भी होता है रूल बाय पीपल। डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल। और हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। तो इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम भी है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली तो नहीं चूज करते, लेकिन जो हम एमपी और एमएलए चूज करते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम है क्योंकि हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। ब्रिटिश में मोनार्की सिस्टम है क्योंकि वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनेटेड होता है, कोई किंग या क्वीन होती है। तो ये आप ध्यान रखना। देन और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट आए लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था यूनिफॉर्म सोल्ट टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म सोल्ट टैक्स इसने लगाया, तो ऑल ओवर द इंडिया वो लगाया था लॉर्ड लिटन ने।
1878 में इन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज बनाई, एक नई टाइप की सिविल सर्विसेज बनाई गई। अभी तक इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, अब एक नई सिविल सर्विस आई, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। बेसिकली ये इंडियन सिविल सर्विस से थोड़े से नीचे की पोस्ट होती थी और एक्सक्लूसिवली इसको इंडियंस को दिया जाता था। ठीक है, कि इंडियंस को हम स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में रखेंगे वो चाहते थे, और इंडियन सिविल सर्विसेज में वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर जाएं, इसीलिए उन्होंने एज भी कम कर दिया था। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया और एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं था, जो बाद में अबोलिश हो गया। देन हमने एक पढ़ा था, लॉर्ड मेटकैफ के बारे में पढ़ा था। लॉर्ड मेटकैफ, लॉर्ड मेटकैफ ने क्या किया था? लॉर्ड मेटकैफ ने 1835 में एक प्रेस एक्ट दिया था, ये हमने पढ़ा था। तो उस प्रेस एक्ट से उन्होंने क्या किया था, जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर और मैगजीन थी, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर या मैगजीन थी, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसको रिमूव कर दिया था। मतलब प्रेस को फ्रीडम दे दी थी उसको। इसलिए इनको बोला जाता है, लॉर्ड मेटकैफ को, लिबरेटर ऑफ द प्रेस। ये हमने पढ़ा भी था पहले। लिबरेटर ऑफ द प्रेस किसको बोला जाता है? लॉर्ड मेटकैफ को, क्योंकि उन्होंने प्रेस एक्ट दिया था 1835 में। तो ऐसे ही लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया था 1878 में। इन्होंने एग्जैक्टली रिवर्स किया था लॉर्ड मेटकैफ के। लॉर्ड मेटकैफ ने तो फ्रीडम दी थी, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, या फिर जो फ्रीडम दी गई थी इस प्रेस एक्ट में उनको रिमूव कर दिया था इन्होंने इस प्रेस एक्ट को लाके। अब वर्नाकुलर प्रेस जो है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, वो कुछ चीजें नहीं छाप सकते थे, अगर वो छापते थे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। तो ये पूछा जा सकता है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने दिया? तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने दिया। और लॉर्ड मेटकैफ उन्होंने 1835 में प्रेस एक्ट दिया था, उससे उन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया था। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लो थे, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। देन उसके बाद लॉर्ड लिटन ने आर्मी एक्ट दिया 1878 का। आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा जाए आर्मी एक्ट किस टाइम पे आया था, तो आर्मी से रिलेटेड कुछ चेंज किया गया था, वो हमारे काम का नहीं है क्या चेंज किया गया था। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है कि आर्मी एक्ट किसके टाइम पे आया था, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। देन इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट और हुआ, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1878 से 1880 तक। और इस वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ गैंडामिक हुई। ट्रीटी ऑफ गैंडामिक जो है सेकेंड एंग्लो अफगान वार के बाद हुई थी, और वो हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने लगभग जितने भी फॉरेन वॉर थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार फाइनल टाइम उनको रिवाइज कर लेते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से 1816। ट्रीटी ऑफ सोगाली 1816 में हुई, उसके बाद वो वॉर एंड हो गया। और लॉर्ड हास्टिंग जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बर्मीज वॉर जो हुआ था 1824 से 1826 के बीच में हुआ। ट्रीटी ऑफ यानदाबू हुई 1826 में। लॉर्ड एमरेस्ट जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस टाइम पे। देन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1839 से 1842 के बीच में, और लॉर्ड ऑकलैंड थे उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए थे, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में, और हुआ था 1839 से 1842। देन और सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1878 से 1880, और ट्रीटी ऑफ गैंडामिक के साथ ये खत्म हुआ। ट्रीटी ऑफ गैंडामिक जो है ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और कौन से वार का पार्ट थी ये भी ध्यान रखना है, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का पार्ट थी। देन बर्मीज वॉर हुआ सेकंड, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट बर्मीज वॉर हुआ था तो लॉर्ड एमरेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और भूटान वॉर जो हुआ तो जॉन लॉरेंस जो है वो थे वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। क्योंकि 1858 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को बदल के नया नाम दे दिया गया था वायसराय, और ऐसा बनने वाले पहले पर्सन थे लॉर्ड कनिंग। ये हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये सारे के सारे फॉरेन वार आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली वो वॉर जिनके बाद ट्रीटी हुई है। तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, नेपाल वॉर और फर्स्ट बर्मीज वॉर, क्योंकि एक तरफ आपको इन वॉर के नाम देंगे और एक तरफ ट्रीटी देंगे, और मैच करवाएंगे कि कौन से वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। देन जो दिल्ली दरबार हुए थे, 3 दिल्ली दरबार, थोड़ा सा उनकी डिटेल देख लेते हैं। ये बड़े लार्ज लेवल पे मास गैदरिंग होती थी दिल्ली दरबार में, और कुछ नहीं होता था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब भी कोई किंग या क्वीन
जो है वो चेंज होता था ब्रिटेन में, तो उसके उनको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में एक मास असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है, 3 बार हुई, 1877 में एक पहली बार, 1903 में दूसरी बार और 1911 में तीसरी बार हुई। इसमें से 1911 वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी 2 टाइम पे जो हुई थी तो जो किंग और क्वीन बने थे वो इंडिया नहीं आए थे, लेकिन 1911 में जो किंग बने थे जॉर्ज 5 वो इंडिया में आए थे, तो इसलिए ये 1911 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आइडिया जो है असेंबली का ब्रिटिशर्स ने मुगल्स दरबार से लिया था। ठीक है, वहां पे ये चीज कॉमन होती थी। सो दिल्ली दरबार के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन। सेकंड दिल्ली दरबार लगा 1903 में, वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। थर्ड दिल्ली दरबार लगा 1911 में, वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिनेज। तो ये 3 दिल्ली दरबार, उनके ईयर और उनके वाइसरॉय आपको ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था लॉर्ड कर्जन ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पार्टीशन को अबोलिश किया था लॉर्ड हार्डिनेज ने, अबोलिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। तो इन दोनों के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस आज का लेक्चर यहीं तक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब 10th लेक्चर आएगा इस सीरीज का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई आपका सजेशन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अगर किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, किसी फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।